डीएसपी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने बॉन्डिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें अपन आयनिक बॉन्डिंग के बारे में चर्चा की थी। उससे पहले अपन जो है वो आज ऑक्टेट रूल के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है, एटम जो है, परमाणु जो है, वो एक तरह से अपने आप में स्थायित्व, स्टेबिलिटी की जो है वो प्रयास करता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन का एक तरह से शेयरिंग करता है, या किसी को इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, एक तरह से पूरी तरह से डोनेट करता है। तो इसके लिए जो है लुईस ने एक रूल दिया, उसका नाम है ऑक्टेट रूल। और इस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कहा कि कोई परमाणु जो है, एक से अधिक जो परमाणु है, आपस में एक तरह से संयोजन के लिए जो है, या तो एक तरह से किसी से इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करता है, डोनेट करता है, या फिर जो है वो किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, एक तरह से सहभाजन करता है। तो यहाँ पे जो है वो एक तरह से बात करें तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, वो या तो शेयरिंग करता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे क्या करता है, स्थानांतरण करता है, और उसके फलस्वरूप जो है एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ क्या करता है, संयोजन करता है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्टेट रूल है, जिसमें या तो एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के लिए या तो क्या करेगा, आपके एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, या फिर दो एटम जो हैं एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सहभाजन होगा, और उसके फलस्वरूप जो है एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ क्या करता है, बंध निर्माण करता है। ठीक है, तो ये नियम क्या है, हमारा अष्टक नियम है, ऑक्टेट रूल है, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। और सभी एलिमेंट जो सभी परमाणु क्या करेंगे, अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करेंगे, अपने बाह्य कोश में नोबल गैस जो अक्रिय गैस है उसका विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक एटम टू अदर एटम। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में, अगर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, तो उसके कारण जो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक तरह से कंप्लीट जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है एक एटम से अनदर एटम में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो बॉन्ड क्या कहलाता है, आपका एक तरह से आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक वन एटम टू अनदर एटम है, एक परमाणु से वन एटम टू अनदर एटम, तो उसके रिजल्टेंट जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप क्या बनता है, आपका आयनिक बंध का निर्माण होता है। और अगर इफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, अगर दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो उसके कारण या तो आपके जो है वो क्या बनता है, कोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या फिर जो है वो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हमें जो चर्चा कर रहे थे अपन आयनिक, और एक तरह से अपन कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो अपन ने यहाँ पे लास्ट टाइम अपन आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो ऑक्टेट रूल क्या हो गया कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोजन के लिए या तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, सहभाजन करता है। तो ये लुईस का क्या है, ऑक्टेट रूल है। ठीक है, तो या तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉन का कंबाइन होने के लिए, क्योंकि हर एक परमाणु
अपने आप को क्या करना चाहता है, स्थायी करना चाहता है, मतलब अपने बाह्य कोश में नोबल गैस का विन्यास प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि हम सबको पता है कि नोबल गैस को अपन अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस विन्यास है, मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, या तो NH2 NP6 या NS2, ये या तो डुक्टेल होंगे या फिर जो है वो उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सभी यही ट्राई करते हैं कि उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो ऑक्टेट रूल जो है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं, ये तो आयनिक और बॉन्ड की बात की और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात की, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो इन नियम का पालन नहीं करते, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। उसका बेस्ट एग्जांपल अपन कहें तो AlCl3 लुईस एसिड है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है और स्टेबल भी है, जबकि इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। एल्यूमिनियम की अगर अपन वैलेंस शेल की बात करें तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो अपन को पता है कि ये नोबल गैस विन्यास है, उसके बाद वाला विन्यास क्या है, तो हमको पता है, कल भी अपन ने बात की थी कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोई केमिकल रिएक्शंस होगी, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके बात करें तो एल्यूमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन से क्या करता है, इन 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और एज अ रिजल्टेंट आपके क्या बनाएगा, Al। लेकिन आप देखें तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, उस बॉन्ड फॉर्मेशन में अपन टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ AlCl3 गिने तो 2 2 4 और 2, सभी इलेक्ट्रॉन का साझा करने के बाद भी इसके बाह्य कोश में कितने होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी एग्जिस्ट करता है, तो ये उसका एक्सेप्शन। तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख के 10 भी रखते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। कुछ ऐसे भी हैं जो 8 नहीं रखते, उससे कम भी रखते हैं। तो ये क्या है कि पूरे बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनका साझा करने के बाद भी जो है वो कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनमें एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट जो हैं वो ये ट्राई करते हैं कि उनका ऑक्टेट जो है वो फुलफिल हो जाए बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अपना जो है वो ऑक्टेट रूल है। अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी आयनिक बॉन्ड की, और उसमें मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है। तो एक तरह से मैंने कहा था कि आयनिक बॉन्ड में जो है वो आपके क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, आयनिक बॉन्ड की चर्चा अपन कर रहे थे, और आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो उसमें मैंने कहा था कि वन एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली क्या करे, एक तरह से डोनेट करके, ट्रांसफर करके बिकम पॉजिटिवली चार्ज, and another atom accept the electron and become negatively charged, and both the opposite charge element due to electrostatic force of attraction combine with each other and form bond. This bond is called ionic bond. कि अगर कोई एलिमेंट है, कोई परमाणु है, वो परमाणु अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेशित हो जाता है, बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। दोनों में क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है। विपरीत आवेश के कारण इनमें क्या लगता है, विद्युत आकर्षण बल लगता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण बंध का निर्माण होता है। इसी बंध को अपन क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, पोलर होता है, क्योंकि इसमें ऋणावेशित और धनावेशित दोनों एक दूसरे के द्वारा क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज है, और अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो इसलिए इसको पोलर कंपाउंड भी, पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। और ये जो कंपाउंड है पोलर कंपाउंड भी कहलाते हैं। बेस्ट एग्जांपल अपन ने कहा था, इसमें भी आयनिक बॉन्ड होता है, तो अपन ने डेफिनेशन आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम कॉल्ड, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि transfer of electron from one atom to another atom, the bond wall form is called ionic bond. तो यहां पे जो है जैसे सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है
1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर ये जो है, मैंने क्या कहा कि एवरी एलिमेंट जो है वो ये ट्राई करता है कि उसके लास्ट ऑर्बिटल जो है ऑलमोस्ट जो है वो क्या हो, ऑक्टेट फुलफिल हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है, तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल आपके क्या है, बाह्य कोश में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो 3s1 में है वो बाहर निकल जाता है तो इसके बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा इसका, ये तो चला गया। तो उसके बाद आप देखेंगे तो क्या होगा, 2s2 2p6 इसका बाह्य कोश हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी कितना है, 1 है। तो जैसे ही ये जो है वो Na+ और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। ये बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। अभी यहाँ पे क्या है, 2 8 और, तो ये यहाँ पे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये जो है एनर्जी जो निकलेगी उसको कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसी को अपन कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और इसी को कहते हैं अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये तीनों जो है वो एक ही हैं, इसको आईपी या आईई के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आईपी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहें या आयनाइजेशन एनर्जी कहें या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहें तो क्या है, तो किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो कोई भी आइसोलेटेड गैसीय में एटम है, गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है जैसे ये सोडियम है वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। जब आइसोलेटेड गैसेस एटम से अपन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं या कहें कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायरमेंट जो एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से रिमूवर फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूव इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगी, आपकी एक तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी वो आपकी एक तरह से क्या होगी, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, आईपी जो एनर्जी निकलेगी वो क्या कहलाएगी, रिक्वायर्ड होगी वो आईपी कहलाएगी। दूसरा जो बात कर रहे हैं, क्लोरीन की बात की अपन ने, Cl जो है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और आपके बिकम्स क्या हो जाता है, Cl-, और इसमें जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, क्या यहाँ कह सकते हैं एंथैल्पी। ठीक है, तो दोनों कह सकते हैं। तो यहां पे क्या कर रहे हैं कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहलाती है, तो जब किसी आइसोलेटेड एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद रिलीज हुई एनर्जी जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो या तो आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है
और एक्सोथर्मिक भी जो है वो हो सकती है। जबकि एक तरह से जो है ये क्या होगी आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगी कि एनर्जी किस तरह की है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जबकि ये जो है वो एक तरह से जो है वो हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी, ऊष्मा शोषी होगी। जबकि ये जो है या तो आपकी ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है और ऊष्मा शोषी भी हो सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मैं साथ में डेफिनेशन भी बोल रहा हूं, दोनों का क्लियर कर रहा हूं, तो आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्लियर होनी चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं किसी आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। और किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के कारण जो है वो रिलीज हुई एनर्जी है या रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। ये आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, और ये आपकी हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे यहाँ क्लोरीन है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में बात करें तो 2, 8 और 7 तरह से हो गया। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ऑक्टेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा, 2, 8, 8। तो यहाँ पे इसके बाह्य कोश में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी स्टेबल है। अब ये दोनों जो हैं कौन, Na प्लस और Cl माइनस, इसके भी क्या है 2, 8, 8, ये भी स्टेबल है। और ये भी क्या है आपका 2, 8, ये भी स्टेबल है, दोनों स्टेबल है। और इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और एक दूसरे के बाद क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, और अपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करने के कारण क्या बनेगा, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड फॉर्म होने के कारण क्या बन जाएगा आपका एक कंपाउंड फॉर्म हुआ। अब ये जो फॉर्मेशन होता है, आपके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी, एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखी और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखी। अब ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं, इनकी वैल्यू किस तरह की होती है, क्योंकि अपन ने कहा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन वो जितना कहना आसान है उतना होता नहीं है। तो अब यहाँ पे अपने दो फैक्टर लिखे, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है, यहाँ आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो दोनों की बात करें तो अब वो किस तरह से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उनका क्या रोल है, उसकी चर्चा अपन जो है वो करते हैं। आप अगर इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। अपन सिर्फ आयनिक बॉन्ड के बारे में जो है वो चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपके एक तरह से जो है वो क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब आयनिक कंपाउंड का जो बनना है वो किन बातों पे निर्भर करता है, तो मैंने कहा एक तो आपके एक तरह से ये जो दोनों कंबाइन होते हैं उनके किस तरह से इजीली कंबाइन हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट हैं वो की बनने की जो है कि ये पॉजिटिव कितना इजीली बन जाता है और नेगेटिव कितना इजीली बन जाता है उस पे, और इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो अपन जो है वो बात करते हैं अपन कि किस तरह से ये जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं कि कौन से फैक्टर जो हैं वो आयनिक कंपाउंड जैसे अपन ने फॉर्म कर लिया, इसमें बोर-हैबर साइकिल भी आती है, ठीक है वो, लेकिन अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कहीं आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो उसके लिए क्या चीजें जो हैं किन बातों पे निर्भर करता है। तो एक तो कितना इजीली फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड कि आपका कैटायन और एनायन कितनी इजीली फॉर्म होता है उस पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है आपका, ये डिपेंड करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल।
क्या कहें, आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन तीन फैक्टर जो हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपका आयनिक कंपाउंड जो है वो कितना इजीली बनेगा, किस तरह से बनेगा। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और एनायन, दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं उसकी बात करते हैं कि ये तीन फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो जैसा कैटायन इजीली बनेगा, एनायन जितना इजीली बनेगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर कैटायन और एनायन फॉर्म नहीं होंगे तो फिर वो जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपन कह रहे हैं कि आपका एक तरह से कब कैटायन जल्दी बनेगा और एनायन जल्दी बनेगा, तो अपन कह रहे हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो है वो इजी हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन मोर इजी व्हेन, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो है, क्योंकि कैटायन के लिए अपन ने क्या लिखा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान किस तरह का होगा उसके अकॉर्डिंग आपका कैटायन जो है वो इजीली फॉर्म होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन मोर इजी व्हेन वैल्यू ऑफ क्या कहें, एक तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी, या कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो है, वैल्यू ऑफ आईपी या कह सकते हैं आईई बिकम लोअर। ठीक है, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल या कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बिकम्स लोअर है, कि अगर आपके कैटायन जो है वो आसानी से बनेगा अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान जो है वो क्या है, कम है। तो अपन कहते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान जितना कम होगा, क्या होगा, जितना कम होगा आयन उतना आसानी से बनेगा, आसानी से। ठीक है, तो कब कैटायन जल्दी बनेगा, जब आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान जो है वो क्या होगा, आपके एक तरह से जितना कम होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतना ही धनायन आसानी से निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन किसी से निकालना है, तो इजी कब होगा कि मैं एक तरह से अपन को किसी को गर्म करना है, तो अगर अपन किसी को 10 मिनट गर्म करते हैं और वो उबल जाता है, जिसका टेम्परेचर का या बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है, तो आसानी से उबल जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि एक का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और एक का क्या है 65 डिग्री। तो हमें यहाँ पे इसको अगर 45 करना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। और अगर अपन को 65 डिग्री टेम्परेचर पे जाना है तो एनर्जी जो है वो क्या लगेगी, आपकी ज्यादा लगेगी। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी कम ऊर्जा आवश्यक होगी उतना ही धनायन आसानी से बनेगा। कि हमें 10 किलो जूल एनर्जी दी और आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक में कितने रिक्वायर्ड है, 100 किलो जूल रिक्वायर्ड है, तो आसान क्या होगा 10 किलो जूल देना, ना कि 100 किलो। तो टाइम भी कंज्यूम होगा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी जो है वो स्लोली निकलेगा, तो पॉजिटिव आपका धनायन भी उतना इजीली नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए। अगर इतनी एनर्जी देंगे तो धनायन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जबकि एक में क्या होगा, 10 किलो जूल दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो जितना आयनन ऊर्जा का मान कम होगा उतना ही आपका धनायन आसानी से बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो ऋणायन किस तरह से बनेगा, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जितना एक तरह से ऋणात्मक होगा, या कह सकते हैं कि ऋणायन उतना ही आसानी से बनेगा। ठीक है, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ
कैटायन more easy when value of इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को EA लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वैल्यू ऑफ EA बिकम मोर और नेगेटिव, कि आपका कैटायन इतना इजीली बनेगा जितना आपकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। नेगेटिव साइन का मतलब हो गया एनर्जी रिलीज होना, ठीक है, कि एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना ही आसानी से आपका कैटायन बनेगा, सॉरी एनायन, ठीक है। एनायन मोर इजी है जब कब आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसका मान क्या हो, बिकम नेगेटिव। जितना नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना ऋणात्मक होगा, अपन कहें इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना ऋणात्मक होगा ना, ऋणात्मक होगा ऋणायन ना आसानी से। अब अपन ने कह दिया कि धनायन कब जल्दी बनेगा और ऋणायन कब बनेगा, ठीक है। तो अपन ये कह रहे हैं एज अ रिजल्टेंट अपन क्या कहें तो ऋणात्मक और एक तरह से ऋणात्मक क्या हो गया आपका, इसका मान इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान और आयनन ऊर्जा का मान जितना कम, तो उनके बीच में जो संयोजन होगा वो भी इजी होगा। तो अपन ये कहते हैं एज अ इन दोनों बातों से कि कैटायन कब इजी फॉर्म होगा, जब इसका मान धनायन एनायन कब फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना ऋणात्मक, ठीक है। अब इसके रिजल्टेंट अपन क्या कहते हैं कि कौन से कंपाउंड जो है आयनिक कंपाउंड इजीली फॉर्म कर देंगे आसानी से, कब बनेगा कि जब कंपाउंड जो है जो संयोजन करने वाले परमाणु हैं आयंस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो ऋणात्मक है, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक वाले और आयनन ऊर्जा का मान जिनका निम्नतम है वो आसानी से संयोग करेंगे, संयोजन के द्वारा क्या बनेगा आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। तो अपन ये कह रहे हैं कि आयनिक जो बंध है वो निम्न आयनन एंथैल्पी तथा उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्वों के बीच में सुगमता से बनते हैं, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जो है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म दोस एलिमेंट्स या कह सकते हैं कि दोस कंपाउंड इन विच द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी will be more negative and electron potential या कह सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लोअर, ठीक है। तो अपन यहां कहें कि आयनिक बॉन्ड will be formed in those element in which the ionization potential will be lower and electron affinity will be more negative, ठीक है। कि आयनिक बंध जो है उस तत्व में आसानी से बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च ऋणात्मक बंधुता है और जिनमें आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन ऊर्जा जो है उसका मान जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो ये जो है वो अपन ने आयनिक बॉन्ड के बारे में चर्चा की, किस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।